शुरू कर सकते हैं, है ना। कल मैंने आपको बताया था कि गैसें, जो वास्तविक गैसें हैं या जिनको हम रियल गैसेस या अनादर्श गैसें कहते हैं, ये गैसें वास्तविक व्यवहार से विचलन दर्शाती हैं। माइक बंद कर लेंगे जानवी। तो इसमें क्या होता है कि ये गैसें अलग अलग व्यवहार दिखाती हैं। आदर्श गैस के लिए सीधी लाइन होनी चाहिए। कल मैंने बताया था कि इनमें पहले नीचे जाती है फिर ऊपर आती है। बॉयल के नियम से विचलन, चार्ल्स के नियम से विचलन और एवोगाड्रो के नियम से विचलन, ये हमने पढ़ा हुआ है। अब हमको ये जानना है कि ये विचलन का क्या कारण है ना। आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण क्या है, कारण जानेंगे तो उसका निवारण भी करेंगे। आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण, अगर हम इस बात को नोटिस करें कि आदर्श व्यवहार से विचलन क्यों हुआ, तो इसके हमारे पास दो मुख्य कारण होते हैं, ठीक है ना। दो मुख्य कारण हैं। एक मिनट। हाँ, पहला कारण हमारे पास है कि अणुगतिक सिद्धांत में यह माना गया है कि अणुओं का आयतन गैस के कुल आयतन की तुलना में नगण्य होता है। इस पॉइंट को नोट कर लेंगे आप, है ना। तो पहला पॉइंट जो गलत पॉइंट है वो ये है कि अणुओं का आयतन, अणुओं के आयतन को गैस के कुल आयतन से, कुल आयतन की तुलना में नगण्य मानना। और दूसरा जो कारण है वो है गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल को नगण्य मानना। गैस के अणुओं के मध्य आकर्षण बल नगण्य माना गया। इन दोनों ही पॉइंट्स में कुछ गड़बड़ है। इसी कारण से हमारा जो गैस है वो आदर्श व्यवहार नहीं दिखा रहा है। पहला पॉइंट का अर्थ क्या है, क्या गलत है उसमें। मान लो कि गैस के अणु इतने बड़े बॉक्स में बंद हैं, अभी गैस के अणु दूर दूर हैं, ऐसे, ठीक है ना। तो अगर मैं इन सब अणुओं को इकट्ठा कर दूं तो मान लेता हूं कि ये इतनी जगह घेरते हैं, से इतनी जगह घेर रहे हैं। जितने अणु इस बॉक्स में थे वो सारे मिलके सिर्फ इतनी जगह घेर रहे हैं। तो ठीक है, बॉक्स बड़ा है, इतने बड़े की तुलना में हम इस हिस्से को क्या मान सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। पर अणु जो दूर दूर हैं, जब आपने दबाव बढ़ाना शुरू किया तो ये डब्बा क्या होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। तो अणुओं के बीच की दूरी क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। ऐसी स्थिति में उच्च दाब पर जबकि गैस का आयतन कम हो जाएगा, मान लो कि हमने गैस को दबा के इस छोटे डिब्बे में भर दिया, क्या अब आप इस आयतन को डिब्बे की तुलना में नगण्य मान सकते हैं, नहीं मान सकते। इसका मतलब यह है कि जब दाब कम होता है, आयतन बहुत ज्यादा होता है, ऐसी स्थिति में गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य माना जा सकता है। वास्तव में आयतन का मतलब होता है वह क्षेत्र या वह भाग जहां हमारे अणु मुक्त रूप से गति कर सकते हैं।
जैसे एक कमरा ले लो, एक कमरे में एक बड़ा हॉल है, मान लो कि आप 10 लोग हैं, या एक कमरे में आप 10 लोग हैं। हम फर्श के क्षेत्रफल की बात करें, आप 10 लोगों को मैं बोलूं कि भाई सभी लोग हमारे हमारे लिए आयतन इस कमरे के बराबर है, क्या ये सही है? ये सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर मैं 9 लोगों को स्थिर खड़ा कर दूं और 10वें बच्चे को बोलूं कि भाई एक काम कर, इस फर्श में हर जगह चल के दिखा, तो वो सिर्फ उन्हीं जगहों पर चल पाएगा जो खाली है। जहां आपके पैर हैं, जहां आपकी जगह है, वो तो ऑलरेडी घिरी हुई है, उस जगह वो नहीं चल पाएगा। इसका मतलब ये है कि गैस के आयतन का अर्थ है वह आयतन जहां गैस के अणु मुक्त गति कर सकते हैं। जब हमने गैस के दाब को बढ़ा दिया, गैस का आयतन कम हो गया, तो ये वो स्थान है जहां कोई अणु गति नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्थान पहले से घिरा हुआ है। तो ऐसे में गति करने के लिए जो आयतन है वो कौन सा है? तो वास्तव में जो आदर्श आयतन है, वी आइडियल, वो होना चाहिए वी, यानी कुल आयतन में से अणुओं का आयतन हम घटा दें, अणुओं द्वारा घिरा आयतन। तो ऐसे में हमको वास्तव में आयतन मिल जाएगा। अभी तक हम इस v को ही सही आयतन मान रहे थे, तो वो तो नहीं है ना? फिर से समझा रहा हूं, अणुगतिक सिद्धांत में अणुओं के आयतन को गैस के आयतन की तुलना में नगण्य मान लिया गया, जो कि एक फॉल्टी अजम्पशन है, एक गलत अवधारणा है। वास्तव में गैस के अणु कुछ स्थान घेरते हैं, और जो स्थान गैस के अणु घेर लेंगे उस स्थान पर कोई दूसरा अणु गति नहीं कर सकेगा। तो गैस का कुल आयतन जितना दिखता है वो पूरा आयतन गति के लिए उपलब्ध नहीं होता, उसमें से गैस के अणुओं के द्वारा घेरे गए आयतन को घटाना होगा, तब हमको वो हिस्सा मिलेगा जहां अणु गति कर सकते हैं। तो अब हम आयतन को सुधार लेते हैं भाई। कैसे संशोधित करेंगे देखो जरा। तो पहला सुधार हम करेंगे आयतन संशोधन। बहुत मजेदार सा है, सिंपल है और आराम से हो जाएगा, है ना? मान लीजिए कि दो अणु परस्पर बहुत नजदीक हैं। कितने नजदीक होंगे? इतने नजदीक होंगे, टच होंगे एक दूसरे से। ये इन दोनों के नाभिक हैं, इन दोनों के बीच की दूरी, तो ये r और ये r धन r। अब इस त्रिज्या से मैं इसका पूरा एक और वृत्त बनाता हूं। आप इसको अंदर घुसा दीजिए, फिट हो जाएगा एकदम बढ़िया। यानी ये वो आयतन है जो दो अणु घेरेंगे, है ना? कम से कम इतना तो घेरेंगे, ठीक? तो यहां पर हम देखेंगे दो अणुओं द्वारा घिरा आयतन, यानी ये जो डॉटेड लाइन वाला गोला है उसका आयतन। आपको पता है कि गोले के आयतन का सूत्र होता है 4/3 पाई r क्यूब। तो ये हम लिखेंगे 4/3 पाई, r की जगह लिखेंगे r प्लस r, यानी 2r क्यूब। 2r का निकालेंगे घात, तो ये आ जाएगा आपका 2 की घात 3 r की घात 3। तो 2 की घात 3 बाहर निकाल देते हैं, गुणा 4/3 पाई r क्यूब, या ये हो जाएगा 8 गुणा 4/3 पाई r क्यूब। ये वो आयतन है जो कितने अणुओं ने घेरा है? 2 अणुओं ने। तो एक अणु द्वारा घिरा आयतन कितना होगा? एक अणु द्वारा घिरा आयतन, इसमें 2 का भाग दे देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा 8/2 गुणा 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि 4 गुणा, ये क्या है? ये एक अणु का आयतन है।
तो वास्तव में हर एक अणु अपने आयतन का 4 गुना स्थान घेरता है। ठीक है, तो 1 मोल अणु जो घेरेंगे उसको हम दर्शाएंगे बी से। बी एक नियतांक है। बी क्या है? नियतांक है, क्योंकि अणु का आयतन निश्चित होता है तो उसका 4 गुना मान भी क्या होगा? निश्चित होगा। अब आदर्श आयतन क्या है? आदर्श आयतन है कुल आयतन में से अणुओं द्वारा घिरा आयतन घटाना है। अणुओं द्वारा घिरा आयतन निकल आया हमारा बी, इसको हम V से घटा देते हैं, तो V आइडियल बराबर आ गया V माइनस बी। ये 1 मोल के लिए है। N मोल के लिए क्या हो जाएगा? अगर 1 से ज्यादा मोल हो तो N मोल हेतु ये हो जाएगा V आइडियल बराबर V माइनस NB। ये ठीक है? किसी को दिक्कत है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, आगे हम देखते हैं दूसरी गड़बड़ी क्या है। पहली गड़बड़ी सुधर गई हमारी। दूसरी गड़बड़ी होती है दूसरे अवधारणा के कारण। दूसरी अवधारणा कहती है अणुओं के बीच आकर्षण नहीं होता, जीरो आकर्षण, कोई आकर्षण नहीं होता। ये बात भी पूरी तरह से सही नहीं है। जब अणु दूर दूर हैं तो ठीक है, इनके बीच कोई आकर्षण नहीं है, लेकिन जब हमने गैस को संपीड़ित कर दिया, आयतन घट गया, तो अणु पास पास आ गए। जब अणु पास पास आ गए तो क्या होता है? तो होता यह है कि भाई दबाव लगाने वाले अणु तो परिधि के हैं, ये साइड वाले अणु जब टकराएंगे तो दबाव उत्पन्न करेंगे। ये अणु पीछे के अणुओं द्वारा खींचे जाते हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि अणु जिस रफ्तार से जाके दीवार से टकराना चाहिए उस रफ्तार से नहीं टकरा पा रहा। क्यों? चलता तो फुल रफ्तार से है, पहुंचते पहुंचते पीछे वाले उसको खींच लेते हैं। तो 100 की स्पीड से गया पर टकराया 80 की स्पीड से, क्योंकि 20 की स्पीड क्या हो गई? पीछे वालों ने कम कर दी। तो बाहर से देखने वाले को क्या लग रहा है कि 80 वाला ही दबाव पूरा दबाव है, पर क्या वाकई? जैसे मान लो कि सरकार ने किसी योजना के तहत बीएससी के छात्रों को कुछ पैसे देने चाहे और कहा भैया आपको कॉलेज से या आपको आपके नगर पंचायत की ओर से बीएससी के छात्रों को कुछ पैसे उनके अकाउंट में मिल जाएंगे या कैश दे दिए जाएंगे, और आपको तारीख दे दी गई। आप गए, तारीख के दिन आपने क्या किया? पैसे लिए, आपको 800 रुपए दिया गया। तो आप तो यही सोच रहे हो ना कि सरकार ने 800 रुपए आपको दिए हैं। तो एक स्टूडेंट को लगा यार पता तो करे सरकार कितना पैसा भेजी है, उसने आरटीआई लगा दिया। आरटीआई में पता चला कि सरकार ने तो 1000 रुपए भेजे थे, पर आपको कितना मिल रहा है? 800। तो ठीक ऐसे ही जो दाब हमको दिख रहा है वो 800 है, पर वास्तव में अणु की रफ्तार कितना दबाव उत्पन्न करना चाह रही है? 1000 का। तो ये जो 20 की कमी हुई है ये कहां गया? तो आप हंगामा करोगे, हड़कंप करोगे कि भाई ये कहां गया, हमारा 200 रुपए खा गया, ये वो। जब हंगामा करोगे तो नगर पंचायत या जो संस्था आपको पैसे देने वाली है मरता क्या न करता के तौर पे बताएगी कि भैया ये तो ये खा गया था, ये लो वापस। समझ में आई बात? मतलब जो दाब आपको प्राप्त हो रहा है वो वास्तविक दाब, आदर्श दाब नहीं है, वो आदर्श से कम दाब है। ठीक है? तो आदर्श दाब क्या होगा? आदर्श दाब होगा जो आपको दाब प्रतीत हो रहा है, यानी कि ऑब्जर्व्ड दाब, उस दाब में जो कमी आई है प्लस आकर्षण के कारण जो कमी आई है, आकर्षण के कारण जो दाब में कमी है, दाब उसको जोड़ना पड़ेगा, तब आपका पूरा सही दाब आपको प्राप्त होगा। समझ गए ना? तो अब हम इसको भी संशोधित कर लेते हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि दाब को उत्पन्न करने में यहां आकर्षण 2 ग्रुप हैं।
एक जो अणु दीवार के पास है वो आकर्षित हो रहा है, तो जितने अणु होंगे उतने ज्यादा अणु आकर्षित होंगे। तो पहला, आकर्षण के कारण दाब जो है ये समानुपाती होता है पात्र की दीवार के पास वाले अणु यानी कि टकराने वाले अणुओं की घनत्व पर, अणुओं का घनत्व। और किसी भी अणु का घनत्व, किसी भी गैस का घनत्व वाले अणुओं का घनत्व ये हमेशा आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूसरा, अंदर के अणु जो आकर्षित कर रहे हैं, अंदर कम अणु होंगे तो आकर्षित भी कम होंगे, ज्यादा अणु होंगे तो ज्यादा आकर्षित करेंगे। इसका मतलब आकर्षण के कारण दाब भीतरी अणुओं के घनत्व के भी समानुपाती होता है। और यह भी व्युत्क्रमानुपाती होगा आयतन के। तो मैं ये कह सकता हूं कि आकर्षण के कारण जो दाब है वास्तव में आकर्षण के कारण दाब में जो कमी है ये व्युत्क्रमानुपाती होगा। दो बार आयतन है तो हम आयतन का स्क्वायर कर देते हैं और इसको बराबर लेंगे तो हम यहां एक स्थिरांक लगाते हैं ए भी स्क्वायर, जहां ए क्या है, आकर्षण गुणांक है, आकर्षण बल का मान है एक्चुअल में। तो इतनी कमी हो रही थी, इसको हम अगर वास्तविक दाब में जोड़ दें यानी पी आइडियल आदर्श दाब, ये ऑब्जर्व्ड दाब में ए अपॉन वी स्क्वायर को जोड़ने पे मिल जाएगा हमको, है ना। सरकार द्वारा दी गई राशि कैसे पता चलेगी? आपको मिली राशि 800 धन घपला की गई राशि 200, 800 धन 200 1000 हो जाएगा। एन मोल के लिए क्या करेंगे? यहां पर दो बार आयतन है इसलिए दो बार एन होगा, तो पी आई बराबर आएगा पी धन ए एन का स्क्वायर बटा वी स्क्वायर। इसको भी नोट कर लीजिए या आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब देखिए आयतन व दाब संशोधन के मान आदर्श गैस समीकरण में रखने पर आदर्श गैस समीकरण है पी वी बराबर आर टी। तो ये पी आदर्श है, आदर्श वाला मान रखेंगे। पी की जगह हम रखेंगे पी प्लस ए बटा वी स्क्वायर, वी की जगह रखेंगे वी माइनस बी बराबर आर टी। या एन मोल के लिए जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर V माइनस एन बी बराबर एन आर टी। ये समीकरण जो है इनको हम वांडरवाल समीकरण या अवस्था का समीकरण भी कहते हैं, या इसी को कभी कभी वास्तविक गैस समीकरण भी कहा जाता है। इसमें किसी को दिक्कत है भाई? नहीं? तो ये समीकरण ध्यान रखिए। अब हमारी प्रॉब्लम थी कि गैस के जो व्यवहार था वो नीचे ऊपर हो रहा था, पहले नीचे जाता था ऊपर जाता था,
जरा चेक करें क्या ये समीकरण इसकी व्याख्या कर सकता है? बिल्कुल करेगा। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अब हम देखेंगे वांडर वाल समीकरण द्वारा आदर्श व्यवहार से विचलन की व्याख्या। तो हमारा आदर्श व्यवहार से विचलन का मैं ग्राफ पहले बना लूं ताकि गड़बड़ ना हो, है ना, आप ये ना बोलो कि सर ये तो गड़बड़ है। तो हमने बनाया था पीवी, पी एक सीधी लाइन थी आदर्श गैस की, ज्यादातर गैसों के लिए नीचे से ऊपर उठ रहा था मान। अभी हम इसी की व्याख्या करेंगे, इनकी व्याख्या करते हैं। सबसे पहले लीजिए बहुत कम दाब पर, बहुत कम दाब पर क्या होगा कि दाब का मान बहुत कम है तो आयतन बहुत ज्यादा होगा। आयतन बहुत ज्यादा होगा तो अणु बहुत दूर दूर होंगे। जब अणु बहुत दूर दूर होंगे तो ऐसी स्थिति में गैस के अणुओं के आयतन को नगण्य माना जा सकता है और इनके बीच आकर्षण को भी नगण्य माना जा सकता है। मतलब ए बटा वी स्क्वायर व बी को, दोनों को यहां क्या माना जा सकता है? नगण्य। तो ऐसे में हमारा जो समीकरण है मैं ऊपर लिख रहा हूं, P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर V माइनस बी बराबर आर टी। आपने इसको नगण्य मान लिया, इसको भी नगण्य, तो बचा क्या? पी वी बराबर आर टी, यानी कि आदर्श व्यवहार। तो बहुत कम दाब पर गैसों का व्यवहार क्या होता है? देखो बिंदु कहां है? आदर्श वाली लाइन पे। आदर्श व्यवहार जैसा होता है। इसके बाद बारी आती है कम दाब पर। कम दाब का मतलब अब हमने दाब बढ़ाना शुरू किया है शुरू में। कम दाब पर क्या होता है कि अभी भी आयतन ज्यादा है तो हम बी को नगण्य मानते हैं, बी को नगण्य, लेकिन v का मान और a का मान नगण्य नहीं माना जाएगा, यानी a अपॉन वी स्क्वायर को नगण्य नहीं मानेंगे। तो बचेगा क्या? p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर गुणा b बराबर आर टी। इसको हल करें, सॉरी यहां v आएगा, पी वी प्लस वी कट जाएगा, a अपॉन वी बराबर आर टी, या पी वी बराबर आर टी माइनस ए बाई वी। मतलब जैसे आप बहुत कम दाब से दाब को बढ़ाना शुरू करेंगे, पीवी का मान आरटी मतलब ये रेखा है आरटी से इतना कम होना शुरू हो जाएगा। कम होगा तो मतलब क्या होगा? ग्राफ नीचे जाना शुरू होगा। तो ग्राफ के नीचे जाने का कारण यहां से क्लियर है, समीकरण बता रहा है कि पीवी का मान आरटी के बराबर नहीं होगा। बराबर होगा तो सीधा जाएगा, आरटी से कम हो जाएगा। कम हो जाएगा मतलब नीचे की ओर जाएगा। इसके बाद आते हैं हम तीसरा, उच्च दाब पर। दाब घटाते गए। अब उच्च दाब पर क्या होगा? उच्च दाब पर अब आयतन का मान अभी भी कम नहीं है, ज्यादा है, लेकिन अब अणु पास आ गए। अणु पास आ गए हैं तो ऐसे में अणुओं के आयतन के को नगण्य नहीं मान सकते हम, लेकिन आकर्षण बल अभी इतना ज्यादा नहीं हुआ है, यानी आकर्षण का मान आयतन की तुलना में कम हो जाता है, तो a अपॉन वी स्क्वायर को नगण्य माना जाता है। तो ऐसे में आपको मिलेगा P गुणा V माइनस बी बराबर
आर टी, गुणा कीजिए पीवी माइनस पीबी बराबर आर टी, प्लस इधर हो जाएगा तो पीवी बराबर हो जाएगा आर टी धन पीबी। अब हम देख रहे हैं कि पीवी का मान आरटी से कम नहीं है, आरटी से बढ़ना शुरू हो गया है। तो एक निश्चित समय के बाद पीवी का मान आरटी से क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। वास्तव में होता यह है कि अगर ऊपर और नीचे वाले दोनों समीकरण को मिला दें हम, तो एक समीकरण बनता है पीवी बराबर आर टी माइनस ए अपॉन वी प्लस पीबी। अब ए अपॉन वी अपने अधिकतम मान पे आके रुक जाता है यहां पे। अब दाब बढ़ाओ तो पीबी का मान बढ़ेगा, तो पीबी क्या करता है, ए अपॉन वी को काटना शुरू करता है, कम करना शुरू करता है, तो ग्राफ ऊपर चढ़ना शुरू होगा। इस पॉइंट पे ए बटा वी और पीबी का मान बराबर हो जाएगा, तो पीवी बराबर आर टी हो गया, बराबर हो गया। अब और दाब बढ़ाओ तो ए अपॉन वी खत्म है, अब सिर्फ पीबी का मान बढ़ेगा, तो ये ग्राफ ऊपर जाता है। तो हमने दोनों पॉइंट्स पढ़ लिए कि ग्राफ नीचे क्यों गया, ग्राफ ऊपर क्यों आया। अब हम देखेंगे अगली चीज, उच्च ताप पर क्या होता है। दाब का परिवर्तन तो हो गया 3 पॉइंट्स में कि बहुत कम था तो क्या होगा, फिर बढ़ाते बढ़ाते थोड़ा ज्यादा यानी कम हुआ तो क्या होगा, फिर उच्च हुआ तो क्या हुआ। अब हम देखेंगे उच्च ताप पर। हमने पढ़ा हुआ है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T और P इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। पढ़ा हुआ है ना कि ताप बढ़ाने पर आयतन भी बढ़ेगा, दाब भी बढ़ेगा। तो आयतन की तुलना में B नगण्य हो जाएगा और दाब की तुलना में A बटा V भी नगण्य हो जाएगा। तो ऐसे में B व A बटा V स्क्वायर नगण्य हो जाएगा, और जब नगण्य हो जाएगा तो आपको सीधा मिलेगा PV बराबर RT, यानी आदर्श व्यवहार। तो हमने ये देखा है कि प्रश्न कई बार आता है, किन परिस्थितियों में गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। तो बहुत कम दाब पर और बहुत अधिक ताप पर, उच्च ताप पर गैसें आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती हैं। लास्ट पॉइंट कि भाई ये जो हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ था हमारा, वो तो घट नहीं रहा था, वो तो सीधा सीधा बढ़ रहा था। ऐसा क्यों? तो 5वां पॉइंट अब हम एक्सप्लेन करेंगे, हाइड्रोजन और हीलियम का असामान्य व्यवहार। ठीक है, हाइड्रोजन व हीलियम का असामान्य व्यवहार। देखिए, हाइड्रोजन और हीलियम सबसे छोटे आकार की गैसें हैं। इनका आणविक आकार बहुत छोटा होता है, और आणविक आकार इतना छोटा होता है कि बहुत नजदीक आने के बाद भी इनके बीच आकर्षण नहीं पैदा होता, यानी कि उच्च दाब पर भी इनमें आकर्षण का मान नगण्य ही रहता है। इसका मतलब हुआ कि इनमें A बटा V स्क्वायर नगण्य माना जाएगा हमेशा। तो ऐसी स्थिति में P गुणा क्या मिलेगा आपको, V माइनस बी बराबर आर टी, PV माइनस PB बराबर आर टी, PV बराबर आर टी प्लस PB। यानी इनके लिए हमेशा PV का मान आर टी से ज्यादा ही रहेगा, ज्यादा रहेगा तो ऊपर उठेगा ग्राफ। क्लियर है ये? तो ये है वांडर वाल समीकरण, अवस्था के समीकरण है ये। इनके बारे में आपको डिस्कस करना था आज। हमने देखा कुछ और समीकरण भी हैं, ऐसा नहीं कि और समीकरण नहीं है। जैसे क्लासियस का समीकरण है, उसने कुछ संशोधन किया है। उसने क्या कहा कि भाई केवल नीचे आप A अपॉन V स्क्वायर मत रखिए, और भी चीजें आएंगी। तो समीकरण में जरा जरा संशोधन है।
आपको केवल समीकरणों को याद रखना है, बाकी में कुछ खास नहीं। क्लासियस का समीकरण क्या है? P प्लस ए अपॉन टी वी प्लस सी, v की जगह उन्होंने v प्लस सी स्क्वायर v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी। तो ये थोड़ा सा चेंज कर दिया, यहां v स्क्वायर की जगह उन्होंने t और c दोनों को यहां काउंट कर लिया। इसके बाद बर्तेलो नाम के बर्तेलो समीकरण है, उन्होंने थोड़ा सा संशोधन किया, नहीं भाई t प्लस ए अपॉन टी वी स्क्वायर v माइनस बी बराबर आर टी। इस तरीके से अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से इन समीकरणों में कुछ संशोधन प्रस्तुत किए जो डायरेक्ट समीकरण है। मेनली आपसे पूछा जाता है आदर्श व्यवहार से विचलन का कारण बताइए और वान डेर वाल्स समीकरण की सहायता से आदर्श व्यवहार से विचलन के कारण को स्पष्ट कीजिए। तो आज के लिए यहां तक।